हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगली सुबह राठौड़ मैंशन लिविंग रूम में सभी बड़े मौजूद थे। अभी तक बच्चे लिविंग रूम में नहीं आए थे। वही अरमान के कमरे में सुकून आराम से सो रही थी और अरमान बाथरूम से निकल रहा था। सुकून को सोता हुआ देखकर अरमान ने सुकून को घूरते हुए मन ही मन कहा, ये लड़की सोने में राक्षस को भी मात दे सकती है। अरमान ने अपना सर हिलाया और सुकून को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, क्योंकि अरमान जानता था चाहे वह कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, सुकून का उठना नामुमकिन है। इसलिए वह सुकून को बाथरूम में सीधा ठंडे पानी के नीचे खड़ा करने वाला था। अरमान के गिरा दो से अनजान सुकून में जैसे सो रही थी। अरमान सुकून को लेकर सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। उसने एक नजर अपने गोद में सो रही अपनी एंजल को देखा, जो इस वक्त बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। पर सुकून की यही बुरी आदत थी कि वह सुबह जल्दी नहीं उठती थी। अरमान जब भी उसके पास होता था तब वह सारी दुनिया से बेखबर होकर चैन की नींद सोती थी। पर जब 3 महीने तक अरमान उसके साथ नहीं था तब सुकून आधी आधी रात तक जागकर अरमानों की फोटो को देखती रहती थी। पर आप जब अरमान उसके पास वापस आ गया था, सुकून की नींद और उसका चैन भी वापस आ गया था। अब वह पहले की तरह बेफिक्र होकर आराम से सोती थी, बिना किसी चीज की चिंता किए। अरमान को भी सुकून के सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर ज्यादा देर तक अगर सुकून इसी तरह से सोती रही तो अरमान को डर था कि कहीं वह आलसी ना बन जाए। पहले से ही सुकून काफी काम में आलस करती थी, पर अरमान सुकून को एक्टिव देखना चाहता था, जिस वजह से वह सुकून को जबरदस्ती उठाता था। अरमान ने सुकून को सीधा बाथटब में धीरे से बिठा दिया। वह सुकून को तब में पटक नहीं सकता था, क्योंकि उसकी एंजल किसी नाजुक फूल की तरह थी, जिसे अरमान चाहकर भी नहीं तकलीफ पहुंचा सकता था। वही सुकून जो मजे से सो रही थी, अचानक से बॉडी पर ठंडा पानी महसूस होती है। उसकी आंखें झट से खुल गई। उससे पहले से ही पता था कि अगर वह जल्दी नहीं उठी तो उसके मिस्टर हैंडसम उसके साथ यही करेंगे। उसने मुंह बनाकर अपने सामने खड़े अरमान को देखा, जिसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए थे। सुकून ने बच्चों की तरह टब में पानी के साथ खेलते हुए कहा, आपने हमें यहाँ पर क्यों लाया? हमें नींद आ रही थी। थोड़ी देर के लिए हमें सोने देते तो क्या हो जाता? मिस्टर हैंडसम क्यूट। सुकून हमेशा की तरह ब्यूटीफुल बन जाती। आपको पता है ना, ड्यूटी स्लिप कंप्लीट होना कितना जरूरी होता है, और हमारी ब्यूटी स्लिप तो कंप्लीट भी नहीं हुई थी। सुकून ने मासूमियत से कहा। सुकून की बात सुनकर मान ने सुकून को घूरते हुए कहा, पहली बार तुम्हारी ब्यूटी असली काफी देर पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। जितनी टाइम तक एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए तुम ना जरूरी होता है, तुम उससे भी कहीं ज्यादा पहले ही सो चुकी हूँ। तो अब से तुम्हें आलस करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेनर बुलवा रहा हूँ, तुम्हें हर रोज उसके साथ ही होगा और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी है। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अरमान को घूरते हुए कहा, हमें नहीं करनी मतलब नहीं करनी। हम पहले ही इतनी अच्छी फाइट करते हैं, आपको तो पता है ना हम कितने सारे लोगों को एक साथ पटक सकते हैं। फिर भी आप हमें जबरदस्ती ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, मैंने आपसे पूछा नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया है। आप दिन ब दिन आलसी होती जा रही हो और आपका आलस दूर करने का मेरे पास यही तरीका है। अरमान की बात सुनकर सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर अरमान को पिघलाने की कोशिश की, पर अरमान जैसे आज उसके किसी बात में नहीं आने वाला था। आखिर में सुकून नियम बनाकर अरमान से कटती कर ली, पर अरमान जानता था सुकून उससे बात किए बिना नहीं रह सकती, जिस वजह से वह चुपचाप बाथरूम के बाहर
चला गया वही सुकून मुंह फुलाकर नहाने लगी कुछ देर बाद। हो तौलिया लपेटकर बाहर निकली, उसे बाथरूम पहनना पसंद नहीं था। सुकून जब कमरे में आए तब अरमान कमरे में नहीं था। सुकून सीधा क्लोजेट में चली गई और कुछ देर बाद वह एक पर्पल कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनकर बाहर आई जो कि ऑफ शोल्डर थी। सुकून उस फ्रॉक में बिल्कुल छोटी सी बाबी डॉल लग रही थी। उसके चेहरे का ब्लू अरमान के साथ रहते रहते निखरने लगा था। 3 महीने में जो निखार उसके चेहरे से गायब हो गया था अब वो वापस आ गया था। सुकून ने मुस्कुराते हुए अपना मेकअप कंप्लीट किया और आखिर में अपने होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाते हुए मुस्कुराकर खुद को देते हुए कहा, हम कितनी सुंदर है, हमारे कंपटीशन का तो कोई है ही नहीं। इतना कहकर सुकून मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली। तभी उसे स्टडी रूम से निकलता अरमान दिखाई दिया, जिसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। सुकून ने मन ही मन कहा, हमारे मिस्टर एंड सब हंसता कब सीखेंगे। फिर उसने अपना सर हिलाया और अरमान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। अरमान ने भी सुकून को देख लिया था, इसलिए वह भी सुकून की तरह ही जा रहा था। सुकून ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अरमान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम कैसे लग रहे हैं मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर वह अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगी, जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरमान ने सुकून को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हमेशा की तरह खूबसूरत। अरमान की तारीफ सुनकर सुकून खुश हो गई। अरमान इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था। सुकून अच्छे से जानती थी उसके मिस्टर हैंडसम किसी की तारीफ करने में एक नंबर की कंजूस थे। सुकून ये बात अच्छे से जानती थी और शायद अरमान सुकून के अलावा कभी किसी और को खूबसूरत कहता भी नहीं था। सुकून और अरमान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। इस वक्त लिविंग रूम में घर के सभी लोग बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी सुकून का ध्यान सोफे पर बैठे कार्तिक पर गया। कार्तिक को राठौड़ मेंशन में इतनी सुबह सुबह देखकर सुकून एक्साइटेड होकर अरमान का हाथ छोड़कर सीढ़ियों से दौड़ते हुए कार्तिक की तरफ जाने लगी। वहीं सुकून को इस तरह से इस वीडियो से भागता देखकर मन की आंखें गुस्से से भर गई। सुकून बिना सोचे समझे कि वह इस तरह से सीढ़ियों से भागते हुए भी सकती है और रही थी, और पीछे से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, एंगल ये क्या पागल पर हैं आपका, अगर गिर जाओगी तो। अरमान की बात सुनकर सुकून ने पीछे पलटकर देखा, वह नीचे उतर चुकी थी। उसने क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहा, हम नहीं गिरे ना मिस्टर हैंडसम। अरमान को गुस्सा आ रहा था कि सुकून अपने भाई को देखते हुए उसे इस तरह से छोड़कर चली गई, पर अब वह सुकून को इस तरह से पूरे परिवार के सामने नहीं डांटना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा दिया। वही सुकून सीधा जाकर कार्तिक के गले से लिपट गई। सुकून को देखकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस करते हुए कहा, कैसी है मेरी प्रिंसेस। सुकून ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमेशा की तरह खूबसूरत। इतना कहकर वह गोल गोल घूमकर कार्तिक को दिखाने लगी। सुकून की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसकी बहन हमेशा खुद की तारीफ करती रहती थी। कार्तिक को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसकी बहन सच में तारीफ के काबिल ही थी। वही आरजू घूरकर सुकून को देख रही थी, क्योंकि कार्तिक को देखकर सुकून ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। तभी सुकून के दिमाग में एक बात आई। उसने मुंह बनाकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप यहाँ आने ही वाले थे तो हमें क्यों नहीं बताया, और आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सुकून अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कार्तिक से पूछा। तभी साक्षी जी ने हंसते हुए सुकून की तरफ देखते हुए कहा, सुकून बेटा, कार्तिक को रात
को कपूर मेंशन में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कार्तिक आधी रात को चुपके से राठौड़ मिशन में सोने के लिए आ गया। क्यों? कार्तिक इतना कहकर साक्षी जी हंसने लगी। वही साक्षी जी की बात सुनकर कार्तिक ने उनकी तरफ घूर कर देखा, पर सुकून को उनकी बातों का कोई मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने मासूमियत से कहा, पर क्यों, हमारे मेंशन में भी काफी सारी फैसिलिटी है और भैया का रूम भी तो कितना सुंदर है। फिर भैया आपको नींद क्यों नहीं आ रही थी? सुकून ने मासूमियत से कहा। अपनी प्यारी बहन की मासूमियत भरी बातें सुनकर कार्तिक ने मन ही मन के साथ रहने के बाद भी मेरी बहन को समझ नहीं आया कि एक इंसान क्यों और कब अपना कमरा छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। हे भगवान, क्या होगा मेरी मासूम प्रिंसेस का? कार्तिक ने मन ही मन कहा। वही अपने सवाल का जवाब न मिलता देखकर सुकून ने मुंह बनाकर कार्तिक को घूरते हुए कहा, आपने हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? सुकून की बात सुनकर कार्तिक ने प्यार से कहा, कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी पागल दोस्त की याद आ रही थी, इतना कहकर कार्तिक ने आरजू की तरफ इशारा किया। वहीं खुद के लिए पागल सुनकर आज उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से कार्तिक की पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? कार्तिक ने अपील पीठ पर धीरे से हाथ फेरते हुए कहा, हे भगवान, तुम तो राक्षस हो जैसी हो, पता नहीं तुम लड़की कैसे बन गई, तुम्हें तो किसी असुर के घर पर पैदा होना चाहिए था, जरूर तुम राक्षस नहीं होती। कार्तिक की बात सुनकर सुकून की हंसी छूट गई। वहीं आरजू का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। आज गुस्से से कार्तिक के बालों को खींचते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे राक्षस के साथ किया, तुम गधे कहीं के पूरे चिंपैंजी लगते हो। आरजू को इस तरह से काटकर बालों को खींचता देखकर साक्षी जी ने आरजू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम इस तरह की हरकतें मत करो, वह हमारा होने वाला दामाद है। साक्षी जी की बात सुनकर कार्तिक ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, देखिए ना आप अपनी इस चुड़ैल बेटी को किस तरह से मेरे जैसे मासूम इंसान पर जुल्म कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। एम रियली सॉरी, आज मैं ज्यादा बड़ा एपिसोड नहीं देख सकती, मुझे अभी पेरिड प्रॉब्लम है। लिविंग रूम में सभी बड़े मौजूद थे, अभी तक बच्चे लिविंग रूम में नहीं आए थे। वही अरमान के कमरे में सुकून आराम से सो रही थी और अरमान बाथरूम से निकल रहा था। सुकून को सोता हुआ देखकर अरमान ने सुकून को घूरते हुए मन ही मन कहा, ये लड़की सोने में राक्षस को भी मात दे सकती है। अरमान ने अपना सर हिलाया और सुकून को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, क्योंकि अरमान जानता था चाहे वह कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, सुकून का उठना नामुमकिन है। इसलिए वह सुकून को बाथरूम में सीधा ठंडे पानी के नीचे खड़ा करने वाला था। सुकून को बाथरूम में सीधा ठंडे पानी के नीचे खड़ा करने वाला था। कोशिश क्यों ना कर ले, सुकून का उठना नामुमकिन है, इसलिए वह सुकून को बाथरूम में सीधा ठंडे पानी के नीचे खड़ा करने वाला था। कोशिश क्यों ना कर ले, सुकून का उठना नामुमकिन है, इसलिए वह सुकून को बाथरूम में सीधा ठंडे पानी के नीचे खड़ा करने वाला था। अरमान के गिरा दो से अनजान सुकून में जैसे सो रही थी। अरमान सुकून को लेकर सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। उसने एक नज़र अपने गोद में सो रही अपनी एंजल को देखा, जो इस वक्त बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी, पर सुकून की यही बुरी आदत थी कि वह सुबह जल्दी नहीं उठती थी। अरमान जब भी उसके पास होता था तब वह सारी दुनिया से बेखबर होकर चैन की नींद सोती थी, पर जब 3 महीने तक अरमान उसके साथ नहीं था तब सुकून आधी आधी रात तक जागकर अरमानों की फोटो को देखती रहती थी। पर आप जब अरमान उसके पास वापस आ गया था, सुकून की नींद और उसका चैन भी वापस आ गया था। अब वह पहले की तरह बेफिक्र होकर आराम से सोती थी, बिना किसी
चीज की चिंता किए अरमान को भी सुकून के सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ज्यादा देर तक अगर सुकून इसी तरह से सोती रही तो अरमान को डर था कि कहीं वह आलसी ना बन जाए। पहले से ही सुकून काफी काम में आलस करती थी, पर अरमान सुकून को एक्टिव देखना चाहता था, जिस वजह से वह सुकून को जबरदस्ती उठाता था। अरमान ने सुकून को सीधा बाथटब में धीरे से बिठा दिया। वह सुकून को टब में पटक नहीं सकता था, क्योंकि उसकी एंजल किसी नाजुक फूल की तरह थी जिसे अरमान चाहकर भी नहीं तकलीफ पहुंचा सकता था। वही सुकून जो मजे से सो रही थी, अचानक से बॉडी पर ठंडा पानी महसूस होती है। उसकी आंखें झट से खुल गई। उससे पहले से ही पता था कि अगर वह जल्दी नहीं उठी तो उसके मिस्टर हैंडसम उसके साथ यही करेंगे। उसने मुंह बनाकर अपने सामने खड़े अरमान को देखा, जिसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए थे। सुकून ने बच्चों की तरह टब में पानी के साथ खेलते हुए कहा, आपने हमें यहाँ पर क्यों लाया? हमें नींद आ रही थी, थोड़ी देर के लिए हमें सोने देते तो क्या हो जाता। मिस्टर हैंडसम क्यूट। सुकून हमेशा की तरह ब्यूटीफुल बन जाती। आपको पता है ना ड्यूटी स्लिप कंप्लीट होना कितना जरूरी होता है, और हमारी ब्यूटी स्लिप तो कंप्लीट भी नहीं हुई थी, सुकून ने मासूमियत से कहा। सुकून की बात सुनकर मान ने सुकून को घूरते हुए कहा, पहली बार तुम्हारी ब्यूटी असली काफी देर पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। जितनी टाइम तक एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए तुम ना जरूरी होता है, तुम उससे भी कहीं ज्यादा पहले ही सो चुकी हूँ, तो अब से तुम्हें आलस करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेनर बुलवा रहा हूँ, तुम्हें हर रोज उसके साथ ही होगा और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी है। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अरमान को घूरते हुए कहा, हमें नहीं करनी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी, हम पहले ही इतनी अच्छी फाइट करते हैं। आपको तो पता है ना हम कितने सारे लोगों को एक साथ पटक सकते हैं, फिर भी आप हमें जबरदस्ती ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, मैंने आपसे पूछा नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया है, आप दिन ब दिन आलसी होती जा रही हो और आपका आलस दूर करने का मेरे पास यही तरीका है। अरमान की बात सुनकर सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर अरमान को पिघलाने की कोशिश की, पर अरमान जैसे आज उसके किसी बात में नहीं आने वाला था। आखिर में सुकून नियम बनाकर अरमान से कटती कर ली, पर अरमान जानता था सुकून उससे बात किए बिना नहीं रह सकती, जिस वजह से वह चुपचाप बाथरूम के बाहर चला गया। वही सुकून मुंह फुलाकर नहाने लगी। कुछ देर बाद वो तौलिया लपेटकर बाहर निकली। उसे बाथरूम पहनना पसंद नहीं था। सुकून जब कमरे में आए तब अरमान कमरे में नहीं था। सुकून सीधा क्लोजेट में चली गई और कुछ देर बाद वह एक पर्पल कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनकर बाहर आई, जो कि ऑफ शोल्डर थी। सुकून उस फ्रॉक में बिल्कुल छोटी सी बाबी डॉल लग रही थी। उसके चेहरे का ब्लू अरमान के साथ रहते रहते निखरने लगा था। 3 महीने में जो निखार उसके चेहरे से गायब हो गया था, अब वो वापस आ गया था। सुकून ने मुस्कुराते हुए अपना मेकअप कंप्लीट किया और आखिर में अपने होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगाते हुए मुस्कुराकर खुद को देते हुए कहा, हम कितनी सुंदर है, हमारे कंपटीशन का तो कोई है ही नहीं। इतना कहकर सुकून मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली। तभी उसे स्टडी रूम से निकलता अरमान दिखाई दिया, जिसका चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। सुकून ने मन ही मन कहा, हमारे मिस्टर एंड सब हंसता कब सीखेंगे। फिर उसने अपना सर हिलाया और अरमान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। अरमान ने भी सुकून को देख लिया था, इसलिए वह भी सुकून की तरह ही जा रहा था। सुकून ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अरमान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम कैसे लग रहे हैं मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर वह अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगी, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी।
अरमान ने सुकून को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हमेशा की तरह खूबसूरत। अरमान की तारीफ सुनकर सुकून खुश हो गई। अरमान इससे ज्यादा कुछ तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। अरमान ने भी सुकून को देख लिया था, इसलिए वह भी सुकून की तरह ही जा रहा था। सुकून ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अरमान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हम कैसे लग रहे हैं मिस्टर हैंडसम। इतना कहकर वह अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगी, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अरमान ने सुकून को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हमेशा की तरह खूबसूरत। अरमान की तारीफ सुनकर सुकून खुश हो गई। अरमान इससे ज्यादा कुछ घर के सभी बड़े मुस्कुराते हुए आरजू और कार्तिक की लड़ाई देख रहे थे। सबको तो पहले से ही पता था कि आगे चलकर इन दोनों की शादी होने वाली है, पर दोनों अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करते थे। पर इससे घर में किसी को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बचपन से वह सब एक साथ पले बड़े थे, तो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक और लड़ाई झगड़ा उन सब के लिए नॉर्मल ही था। वही सुकून मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप ऐसे नहीं हार सकते, आपको लड़ना होगा। कार्तिक ने मुंह बनाकर अपने ऊपर बैठी आरजू को देखा, जो किसी जंगली शेरनी की तरह उसके बालों को खींच रही थी। कार्तिक ने मुंह बनाकर साक्षी जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी आंटी, बचा लो मुझे अपनी बेटी से, वरना यह आज मेरे खूबसूरत बालों को पूरी तरह से मेरे सर से उखाड़ कर मुझे गंजा कर देगी। कार्तिक की बात सुनकर साक्षी जी ने एक नजर आरजू की तरफ देखा, जो बिल्कुल भी कार्तिक के बालों को छोड़ने के मूड में नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, आरजू ये क्या हरकत है। हमने कहा छोड़ो तुम कार्तिक को। आरजू ने साक्षी जी को घूरते हुए कहा, बड़ी माँ आप इस गधे की तरफदारी मत कीजिए, आपने देखा ना इसलिए मुझे चुड़ैल कहा और आप कह रही है कि मैं इसे छोड़ दूं। आरजू ने गुस्से से कहा और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। साक्षी जी ने आरजू को समझाते हुए कहा, आरजू वह बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, उसके लिए तुम इस तरह से उसके बालों को नहीं खींच सकती बेटा, वह तुम्हारा होने वाला पति है, तुम सुधर जाओ। आरजू ने कार्तिक के बालों को और ज्यादा जोर से खींचते हुए कहा, अगर यह शादी के बाद भी ऐसा ही करेगा तो मैं इसी तरह से इसे सबक सिखा दूंगी, मैं तो इसे बेलन से मारूंगी। इतना कहकर वो और जोर से कार्तिक के बालों को खींचने लगी। कार्तिक ने दर्द से चिल्लाते हुई, चुड़ैल कहीं कि तुम मुझे बेलन से मरोगी, खाना बनाना तो आता नहीं, बेलन का कैसे यूज करोगी, कभी किचन में पानी लेने के लिए भी गई हो। इतना कहकर कार्तिक आरजू को घूरने लगा। वहीं बाकी सब मुस्कुराते हुए उनको ही देख रहे थे। अशोक जी और सीता जी अपने बच्चों को इतना खुश देखकर खुद भी खुश थे। अब उनके घर की खुशियां वापस लौट आई थी। अब बस वह अपने पोते पोतियों का घर बसते हुए देखना चाहते थे, और सब लोगों ने अपने लिए अपने पार्टनर्स तो ढूंढ ही लिए थे, अब बस उनकी शादी करवाना बाकी रह गया था। वह भी वह लोग तभी कर सकते थे जब उनके पोते खुद तैयार हो, क्योंकि वह लोग उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। काफी देर बाद साक्षी जी ने आखिरकार आरजू के हाथों से कार्तिक को बचा ही लिया, पर आरजू अभी भी कार्तिक को घूर रही थी। वही कार्तिक मजे से कचौरी खा रहा था, जो कि साक्षी जी ने उसके लिए बनाई थी। अरमान और सुकून भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरमान हमेशा की तरह सेब सलाद और फ्रूट ही खा रहा था, उसे अनहेल्थी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, और अरमान की वजह से ही सुकून बेचारी भी वही सब खा रही थी जो कि अरमान खा रहा था, क्योंकि अरमान सुकून की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसलिए वह सुकून को ऑयली फूड ज्यादा नहीं खाने देता था। खासकर के बाहर का फास्ट फूड। जब भी सुकून को कुछ खाना होता था वह चुपके से खा लेती थी, फिर भी उसके बारे में अरमान को खबर हो ही जाती थी, जिसके बाद सुकून को अरमान की पनिशमेंट मिलती थी। पर सुकून अपने मुंह के टेस्ट के कारण मजबूर थी, कभी कभार वह सजा मिलने वाली है ये जानते हुए भी बाहर की चीजें खा लेती थी।
क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं होता था। वही आरजू को तो हेल्थी चीजों से सख्त नफरत थी, उसे वही चीजें पसंद थी जो कि पूरी बॉडी के लिए खराब थी। पर आरजू इस बात से ज्यादा खुश थी कि चाहे वह कितना ही ऑयली फूड क्यों ना खा ले, उसकी बॉडी पर फैट जमा नहीं होता था। वह हमेशा की तरह पतली ही रहती थी, जिस वजह से वह मन भर के सब कुछ खा लेती थी। कार्तिक भी उसे रोकता तो पता नहीं था, क्योंकि वह खुद भी उसी तरह की चीजें खाता था। दोनों की जोड़ी एकदम झकास थी। कुछ देर बाद सब लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। अरमान ने सुकून का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा घर से बाहर निकल गया। आज अरमान सुकून को उसके कॉलेज छोड़ने वाला था। कार्तिक और आरजू भी निकल गए। दिव्या और आहिल आज घर पर नहीं थे, वह दोनों कल जोशी मेंशन में ही रुके हुए थे। कुछ देर बाद अरमान की कार एक्सल कॉलेज के सामने आकर रुकी। अरमान ने सुकून का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना और लड़कों से दूर रहना। सुकून ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। तभी अरमान ने उसे खींचकर अपने सीने से लगाकर उसके होठों पर किस करते हुए कहा, और आरव से स्पेशल दूर रहना। कल मैंने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी जबकि तुम उससे मिलने उसके घर गई थी। इसका रीजन नहीं बताऊंगा, पर अगली बार से माफ भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मुझे बिना बताए उससे मिलने के लिए गई थी, यह जानते हुए भी कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अगली बार से याद रखना, जो हरकत तुम कर रही हो अगर वही हरकत मैंने की तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर मुझे पता होते हुए भी कोई लड़की मुझे पसंद करती है, मैं उससे मिलने चला जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। अरमान की बात सुनकर सुकून के तन बदन में आग लग गई। वह अपने मिस्टर हैंडसम को किसके साथ बांटने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और यह जानकर भी कि कोई लड़की उसके मिस्टर हैंडसम को पसंद करती है, वह अरमान को कभी उस लड़की से मिलने नहीं देती। उसने अरमान के नजरिए से सोचा तो उसे बिल्कुल अरमान की बात सही लगी कि जब कभी वो आरव मिलती होगी अरमान को भी ऐसा ही लगता होगा, इसलिए उसने अरमान की तरफ देखा में सर हिलाया। सुकून ने अरमान का चेहरा अपने हाथों में भरकर मुंह फुलाकर कहा, कभी सोचना भी मत किसी लड़की के करीब जाने की। हम प्रॉमिस करते हैं हम जितना हो सके आरव से दूर रहने की कोशिश करेंगे, पर हमने उसे दिल से दोस्त माना है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए हम बस उसे यह समझाने गए थे कि उसके जिंदगी में जो कोई भी लड़की फ्यूचर में आएगी वह उसे जरूर प्यार करेगी, क्योंकि भगवान ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है। जैसे आपको हमारे लिए और हमें आपके लिए, उसके लिए भी कोई और बनी होगी जो उसे सही टाइम पर मिल जाएगी। हमने बस उससे इतना ही कहा, तो अब आप हमसे गुस्सा मत होइए और हम प्रॉमिस करते हैं हम लड़कों से दूर रहेंगे। तो हमारे मिस्टर हैंडसम, आपको किसी से जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपके आगे नहीं टिक सकता। ना ही आपकी तरह कोई हैंडसम है, ना ही आपकी तरह अमीर और ना ही आपकी तरह प्यारा। इतना कहकर सुकून ने आगे बढ़कर अरमान के गालों पर किस करते हुए कहा कि आप सिर्फ हमारे हैं और हमारी चीज हमेशा हमारी ही रहेगी। हम किसी को आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने देंगे, और अगर किसी लड़की ने कोशिश की तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे, क्योंकि आप हमारे हैं। समझ में आया ना आपको? इसलिए हमें जलाने के लिए कभी किसी लड़की के पास जाने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना आप अपनी एंजल का दूसरा रूप देखेंगे जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुकून की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। अरमान ने सुकून का माथा पीछे से पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे प्यार से किस करने लगा। दोनों काफी अग्रेसिव होकर किस कर रहे थे। काफी देर तक किस करने के बाद अरमान ने सुकून के होठों को छोड़ा और उसके माथे से माथा टेकाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सुकून भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका खूबसूरत सा चेहरा काफी देर तक सांस न ले पाने की वजह से लाल हो गया था। अरमान ने सुकून की आंखों में आंखें डालकर देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है एंगल? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दूसरा रूप कौन सा है, मुझे अच्छे से पता है वो रूप भी और यह रूप भी, क्योंकि तुम्हारे सभी रूप से मुझे प्यार है।
क्योंकि तुम मेरी हो, और रही बात किसी और लड़की के करीब जाकर तुम्हें जलाने की, तो अरमान राठौड़ इस तरह की हरकतें कभी नहीं करेगा। उल्टा अगर मुझे जलन होगी तो मैं उस इंसान को ही खत्म कर दूंगा जिसके करीब आप जाएंगी। इसलिए अगली बार से किसी और लड़के या आदमी के करीब जाने से पहले यह जरूर सोच लीजिएगा कि यह उस इंसान की आखिरी मुलाकात भी हो सकती है आपके साथ। इतना कहकर अरमान मुस्कुराने लगा। अरमान की शैतानी मुस्कुराहट देखकर सुकून ने मुंह बनाकर कहा, आपको तो सब कुछ पता है। अरमान ने आगे बढ़कर सुकून को सीने से लगाते हुए कहा, आपके बारे में सब कुछ जानने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि आप मेरी है तो आपकी कोई बात मुझसे कैसे छुप कर रह सकती है। आपके हर एक पहलू को मैं जानता हूँ। अरमान की बात सुनकर सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब आप हमें छोड़ दें क्योंकि हमें अंदर जाना है, वरना आज हम लेट हो जाएंगे। अरमान ने सुकून के माथे पर फिर से किस किया और धीरे से गाड़ी सकता दरवाजा खोलकर सुकून को बाहर निकलने को कहा। सुकून ने अरमान के गाल पर फिर से एक बार किस किया और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ भाग गई। अरमान ने पीछे से सुकून की पीठ को घूरते हुए कहा, आपकी असली पहचान भले ही दुनिया से छुपी हुई है, पर मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं और क्या है। बहुत जल्दी आपके सामने ऐसा कोई खड़ा होगा जिससे लड़ने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना होगा। आपको अपनी असली पहचान तब दुनिया के सामने लानी भी होगी, एंजल, जो कि अब तक आप छुपाती आई है। अरमान ने कहा और अपनी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाकर ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस की तरफ ले जाने को कहा। दूसरी तरफ कपूर मॉल में, यह मॉल कपूर फैमिली का था जो कि सुकून के 18वें जन्मदिन पर ओपन हुआ था। यह इस वक्त मुंबई का सबसे न्यू लॉन्च मॉल था, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग शॉपिंग के लिए आते थे। आज तीनों सिंगल बॉयज यानी कि अंश, वंश और आदित्य यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए थे। अंश और वंश अपने मॉल में आज पहली बार शॉपिंग के लिए आए थे। इससे पहले वह मॉल में काफी बार आ चुके थे पर किसी ना किसी काम के लिए, पर आज तीनों ने डिसाइड किया था कि वह रिलैक्स करने के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। अंश और वंश दोनों आदित्य की वजह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि आदित्य उन्हें पूरा मॉल घुमा चुका था, फिर भी उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अंश ने गुस्से से आदित्य को घूरते हुए कहा, अगर तुझे कोई कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं तो चड्डी बनियान उठा और चल, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुझे कुछ पसंद आएगा। तुझसे बेहतर तो लड़कियां होती है जिन्हें कम से कम 2 या 3 घंटे लगते हैं शॉपिंग करने के लिए, पर तू पूरे दिन से हमें घुमाकर अपने लिए एक ढंग की टी शर्ट भी पसंद नहीं कर पाया। अंश की बात सुनकर वंश ने भी साथ देते हुए कहा, अगर तुझे दिन भर और रात भर यही रहना है तो तू रह सकता है, पर अब हम परेशान हो चुके हैं, हम जा रहे हैं आज। अंश और वंश की बात सुनकर आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाकर दोनों को तरफ देखते हैं कहा, तुम दोनों अपने मासूम प्यारे दोस्त का साथ छोड़कर जा रहे हो। आखिर मेरी गलती ही क्या है? यही कि मुझे जल्दी चीजें पसंद नहीं आती। अरे मैं क्या करूं, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है और तुम दोनों मेरी हेल्प करने के बजाय मुझे ही डांट रहे हो, ये तो गलत बात है ना। इतना कहकर वह छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर दोनों को देखने लगा। हमेशा की तरह आदित्य की इमोशनल बातें सुनकर अंश और वंश पिघल गए। तीनों फिर से शॉपिंग करने लगे। अब आदित्य और अंश, वंश थर्ड फ्लोर पर मौजूद थे। यहाँ पर काफी फैंसी कपड़े रखे हुए थे। आदित्य उनमें से एक टी शर्ट को उठा रहा था, तभी किसी ने दूसरी तरफ से उसी टी शर्ट को खींच लिया। ये देखकर आदित्य ने बिना उस तरफ देखे गुस्से से कहा, छोड़ो, मुझे ये पसंद आई है। तभी उसे उस तरफ से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, तुम छोड़ो, यह मुझे पसंद आई है। लड़की की आवाज सुनकर उस तरफ देखा तो उसके सामने खड़ी थी रिद्धि। को देखकर आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रिद्धि, जो कि अपने लिए वो टी शर्ट ले रही थी, अचानक से आदित्य की आवाज सुनकर उसने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अब वही आदित्य गुस्से से उसे घूर रहा था, क्योंकि उसे उस दिन की बात अच्छे से याद थी। रिद्धि ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, हो जाने मन तो तुम हो।
वही खुद के लिए जानेमन सुनकर आदित्य ने घूर कर रिद्धि को देखा और इधर उधर देखा। उसके आसपास कोई खड़ा नहीं था। उसने अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने मुझे जानेमन कहा? रिद्धि ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारे अलावा है ही कौन यहाँ पर? आदित्य ने गुस्से से कहा, बेशर्म लड़की, शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़के को इस तरह से खुलेआम छेड़ रही हो? रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काहे की शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और तुम जैसे चिकने को देखकर अगर लाइन नहीं मारी तो क्या है जिंदगी में? रिद्धि ने आदित्य को छेड़ते हुए कहा। आदित्य का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। कोई लड़की इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? आदित्य ने बिल्कुल लड़कियों की तरह अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर सीने को छुपाते हुए कहा, बेशर्म कहीं की, भागो यहाँ से। मुझ जैसे शरीफ लड़के पर ट्राई कर रही हो? अगर तुम्हें तुम्हारी तरह ही चाहिए तो ढूंढो यहाँ वहाँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। आदित्य की बात सुनकर रिद्धि ने उसे आंख मारते हुए कहा, इसलिए तो मुझे तुम पसंद आ गए हैं? दिल तो कर रहा है तुम्हारा रेप कर डालो, पर मुझे जेल नहीं जाना। रिद्धि की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कितनी बेशरम हो? रिद्धि ने आदित्य को देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, जानना चाहते हो तो चलो होटल के कमरे में जाते हैं, बताती हूँ तुम्हें कितनी बेशरम हूँ मैं। रिद्धि की बात सुनकर आदित्य का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वही उसे शर्म आता देखकर रिद्धि का दिल जोर जोर से हंसने का कर रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और आदित्य की तरफ देखकर फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे काफी चिकने माल लगते हो तुम। आदित्य पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। उसने रिद्धि की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम इस तरह से मेरे जैसे शरीफ लड़के के साथ गंदी बातें नहीं कर सकती। मैं बहुत शरीफ हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आदित्य का शर्म से लाल चेहरा देखकर रिद्धि अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने कहा, अरे मेरे साथ चलो तो तुम्हारी सारी शर्म निकाल दूंगी। आदित्य ने एक नजर रिद्धि की तरफ देखा और 100 की स्पीड से भागने लगा। वही उसे इस तरह से भागता देख रिद्धि जोर जोर से हंसने लगी। आदित्य तेजी से वहां से भाग गया था, जिस वजह से उसे रिद्धि के हंसने की आवाज सुनाई नहीं दी। तभी पीछे से किसी ने रिद्धि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ रिद्धि? रिद्धि ने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर सिद्धि खड़ी थी। रिद्धि ने कहा, मुझे उस दिन का लड़का दिखा था यार, काफी इनोसेंट है, मैंने उसके साथ थोड़ी देर से फ्लर्ट क्या किया, वह शर्मा कर भाग गया यार, मुझे तो अब उससे प्यार ही हो गया है। रिद्धि की बात सुनकर सिद्धि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मतलब उसका दोस्त भी यही हो सकता है मेरा वाला? रिद्धि ने कहा, शायद। सिद्धि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तो मैं ढूंढने जा रही हूँ। इतना कहकर वह मॉल में अंश को ढूंढने लगी। वही दूसरी तरफ अंश और वंश आदित्य की वजह से थक गए थे, इसलिए वंश एक कॉफी शॉप में ही बैठ गया था। मॉल काफी बड़ा था और आज अपने लिए कुछ कपड़े देखने के लिए चला गया था। वंश अभी अपनी कॉफी पी रहा था कि तभी उसका ध्यान अपने बगल के टेबल पर गया, जहां पर एक लड़की बैठी उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वंश ने उस लड़की का चेहरा ध्यान से देखा, उसने अपने मुंह में भरी कॉफी को मुश्किल से निगलते हुए कहा, ये डायन यहाँ पर? वही वह लड़की आदित्य की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सबको कंफ्यूजन होगी रिद्धि और सिद्धि में, तो चलो आज कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। अंश के लिए सिद्धि, आदित्य के लिए रिद्धि, और रही बात वंश की तो उसके लिए है वीरा। बहुत जल्दी रियान, राहिल, काव्या, कीर्ति सबकी एंट्री होने वाली है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।